स्वागत है साथियों। देखिए आप सभी का अभी जो ग्रुप डी का ये एग्ज़ाम चल रहा है, अभी फोर्थ फेज का शेड्यूल आ चुका है और लेकिन अभी फ़िलहाल वर्तमान में थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम चल रहा है। तो इसमें जो हमने खुद एनालिसिस भी कराया है कि आप लोग देखे होंगे, हमारी यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे कि मैंने जाकर खुद सेंटर पे एक दो शिफ्ट का एनालिसिस भी करवाया था। तो आज उसी के संबंध में बहुत से बच्चों का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस बार ग्रुप डी का, करीब ये जो वैकेंसी 1 लाख के आसपास है और टोटल जो वैकेंसी में जो इस बार इन्वॉल्व होंगे, जो कुल टोटल ओवरऑल छात्र कुल 1 करोड़ 15 लाख के आसपास छात्र हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। तो उन सभी के मन में एक ये है कि कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार। अभी तो एग्ज़ाम चलेगा पूरा सितंबर तक चलने के बाद फिर फाइनली कब आएगा इसका कट ऑफ, तो उसके पहले ही मैं उसका थोड़ा एक एक्सपेक्टेशन करना चाहूँगा। एक्सपेक्टेशन मतलब अनुमान लगाना चाहूँगा कि कितना उम्मीद है कि इस बार कट ऑफ जा सकती है। और देख रहे होंगे कि आप लोग की जो मैंने इस पर लिखा है सामने देख रहे होंगे कि तो इसमें पहला सभी के मन में एक सवाल है कि थर्ड फेज में क्या रहा बदलाव। मतलब फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ, सेकेंड शिफ्ट का भी एग्जाम हुआ, तो थर्ड शिफ्ट में क्या बदलाव हुआ वो हम लोग समझेंगे। ऐसे कुछ बदलाव खास नहीं हुआ है। फर्स्ट फेज में जो जैसे क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे अगर देखा जाए तो 100 क्वेश्चन का ये पेपर हो रहा है, 100 क्वेश्चन का सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। तो कंप्यूटर बेस्ड या आधारित ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है। 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें से 25 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो 20 क्वेश्चन जीके के हैं, तो 25 साइंस 20 जीके यानी 45 हो गए, 30 रीजनिंग 25 मैथ, कुल टोटल इधर जोड़ेंगे 55, टोटल 100 क्वेश्चन आ रहे हैं। इस 100 क्वेश्चन में अगर आप लोग अटेम्प्ट जो कितना करेंगे और कितना सेफ स्कोर है, इसी के बारे में हम बात करेंगे। और दूसरी बात हम लोग समझेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा। अभी तो जो एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो बहुत लोग तो हवाबाजी करने के लिए 100 एग्जाम, मैंने एनालिसिस में ही देखा है। जब मैं एनालिसिस करा रहा था तो एक बंदा था, उसने कहा कि सर मैंने 100 क्वेश्चन किया है। तो फिर उस क्वेश्चन से मैंने कुछ पूछा, बताओ कुछ क्वेश्चन बता दो या फिर कोई चीज़ बता दो उसमें का, तो एक भी नहीं बताया। कहा कि सर मुझे एक भी याद नहीं है। तो 100 क्वेश्चन कर लेना बड़ी बात नहीं है, उससे सिलेक्शन नहीं है। सिलेक्शन होगा कि आप कितना नंबर आप क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, मतलब आपका कितना एकदम एग्जैक्ट सही हो रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। फिर तीसरी बात हम लोग देखेंगे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि 90 मिनट में 100 क्वेश्चन मिल रहा है और ये क्वेश्चन ऐसे मिले जो लेंदी भी उसमें कुछ है। लेंदी मतलब लंबे क्वेश्चन भी है जो टाइम टेकिंग वाले हैं। अगर उनके चक्कर में आप पड़ जाएंगे तो 100 मतलब आप जो 70 क्वेश्चन पहुंचने वाले हैं वो भी नहीं पहुंचेंगे। तो वो हम देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, फिर कैसे अटेम्प्ट करें 75 प्लस क्वेश्चन, क्योंकि 75 प्लस के आसपास क्वेश्चन आप करेंगे तो एक तरीके से मान के चलिए कि आप कंफर्ट जोन में रहेंगे। और फिर पांचवी बात हम लोग देखेंगे बचे समय में क्या पढ़ें, कि जो अभी वर्तमान में जैसे जो फोर्थ शिफ्ट का एग्जाम स्टार्ट होगा, फिर 5 मुझे उम्मीद है कि 5 शिफ्ट में ख़त्म हो जाएगा, 6 शिफ्ट हो सकता है एग्जाम चले, 5 या 6 शिफ्ट तक। तो उसमें 5 शिफ्ट भी चलेगा ऐसे उम्मीद है। तो जो अभी टाइम बचा है तो उसमें अब क्या पढ़ें, क्या नया चीज़ स्टार्ट करें या न करें। नया चीज़ तो अब स्टार्ट करना ही नहीं है, आपने जो पहले पढ़ा है या जो आपने नोट्स बनाया है उस नोट्स को ही रिवीजन कीजिए। और मैथ और रीजनिंग जो आप लोगों ने जो पहले से ही जो बुक पढ़ा होगा या जिस टीचर के आप लोगों ने पहले ही यूट्यूब से ऑनलाइन जिसका आपने क्लास लिया होगा उसी टीचर का ही पढ़िएगा, नए टीचर मत ढूंढ लीजिएगा, अन्यथा आपको समझ में भी नहीं आएगी। और समझ में आते आते क्या होगा कि आपका एग्जाम बीत जाएगा और आप एग्जाम डिसक्वालीफाइड हो जाएंगे, आप क्वालिफाइड नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए क्या रहा। पहला जो बात था कि थर्ड फेज में क्या रहा बदलाव, तो थर्ड फेज में देखिए कोई खास बदलाव नहीं रहा। क्वेश्चन का जैसे लेवल था फर्स्ट फेज में, सेकंड फेज में, वही थर्ड फेज में भी रहा। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा आप लोग जानते हैं कि जो 12 अगस्त को जो आरआरबी था उसने खुद नोटिस जारी करके कहा था कि नॉर्मलाइजेशन में इस बार बदलाव जो होगा कुछ खास नहीं होने वाला है। जो उस शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ होगा और उसमें जिस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ होगा उसी शिफ्ट में आपने कितने नंबर आप क्वेश्चन उसमें आपने अटेम्प्ट किए हैं और टोटल कितने नंबर का है, कितने आपके सही हैं और कितने गलत है, इसके आधार पर आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो नॉर्मलाइजेशन से बहुत बड़ा बदलाव इस बार होने वाला नहीं है। आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे उसी के आधार पर आपका मेरिट तय होगा, ये सबसे बड़ी चीज़ यही है। तो फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज के बाद थर्ड फेज में कोई बदलाव नहीं है, तो मान के चलिएगा कि फोर्थ फेज में आने वाले में भी एग्जाम में कोई ज़्यादा बदलाव होने वाला नहीं है। इसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं,
क्वेश्चन जान लीजिए कि फिर से कि ये फिजिक्स जो साइंस है, जो 25 क्वेश्चन साइंस से आ रहे हैं उनमें सबसे अधिक जो मोस्ट रिलेवेंट है वो है फिजिक्स है। और उस फिजिक्स में देखेंगे भी तो लाइट प्रकाश वाले चैप्टर से, और दूसरा इलेक्ट्रिसिटी से, और एक तीसरा जो है दर्पण मिरर जिसे कहते हैं। इन 3 चैप्टर से ही सबसे अधिक क्वेश्चन रहे, वो भी करीब देखा जाए 2 या 3 क्वेश्चन रहे, वो भी न्यूमेरिकल टाइप के रहे हैं, न्यूमेरिकल टाइप के। तो 25 क्वेश्चन में फिजिक्स में से न्यूमेरिकल टाइप से 2-3 क्वेश्चन आ गए, मतलब कुल टोटल ओवरऑल अगर थियरी और न्यूमेरिकल मिला ले फिजिक्स से तो 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं। 25 में से 10-12 क्वेश्चन अगर फिजिक्स हो रहे हैं तो बचे कितने आपके पास, 12 या 13, और वो बायो और केमिस्ट्री से मिला के आ रहे हैं। तो फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग फिजिक्स, वो भी जो बुक है वो स्टैंडर्ड बुक नहीं चल रहा है, एक बार वही जो एनसीईआरटी का जो बुक 9-10 वाला चल रहा है उसी में से क्वेश्चन अधिक पूछ रहा है। यहाँ तक कि जो क्लास 8 का अगर एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसमें से भी कोई चैप्टर जो क्लास 8 में जो चैप्टर है, 7th में चैप्टर है, 6 में जो चैप्टर, वही चैप्टर वजह के 9-10 में थोड़ा बढ़ जाता है। तो वही मिला जुला के क्वेश्चन इसमें भी रहा है, तो ज़्यादा बहुत बड़ा बदलाव नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसी से जो एनसीईआरटी चल रहा है उसी से अपना तैयार करेंगे। फिर उसके बाद सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखिए सेफ स्कोर के बारे में पूरी एकदम गारंटी तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जितना बता रहा हूँ उससे थोड़ा सा बस आगे पीछे। देखिए कुल टोटल कई जोन में एग्जाम हो रहा है, ये कई जोन में, और पिछली बार भी आप लोगों ने देखा होगा कि अलग अलग जोन के अलग अलग मेरिट गए हैं। जैसे वो किस जोन का मेरिट कैसा होगा ये डिपेंड करता है वहाँ की वैकेंसी पर, कि वहाँ पर वैकेंसी उस जोन में, मतलब जोन में कितनी वैकेंसी है, और वहाँ पर कितने लड़के अटेम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम कितने प्रेजेंट हो रहे हैं एग्जाम में, ये डिपेंड कर रहा है। फिर उसके बाद अब देखिए जो 4th फेज का होगा, अब क्या होगा कि 3rd फेज वाले के लिए तो थोड़ा कठिन रहा, लेकिन 4th फेज वालों में उससे पहले एनटीपीसी का भी एग्जाम का रिजल्ट आ गया है। अब रिजल्ट आ जाने के बाद जो बच्चे एनटीपीसी के भरे तो वो ग्रुप डी का भी भरे थे, अब जो एनटीपीसी में सिलेक्टेड हो जाएगा तो वो ग्रुप डी के एग्जाम नहीं देगा। तो ऐसे भी अब थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा उनके लिए, जो 4th 5th फेज वाले जो होंगे इनके लिए थोड़ा कम हो जाएगा, ईजी हो जाएगा, थोड़ा कंपटीशन आसान हो जाएगी। 3rd फेज तक तो टफ ही रहेगा, इसमें कोनो अथवा नहीं, मेरिट थोड़ा हाई जाएगी 1st 2nd 3rd फेज का। 4th 5th फेज का थोड़ा सा मेरिट डाउन जाएगी, क्योंकि इसमें एनटीपीसी का रिजल्ट आ चुका है। और हर जोन का मैंने कहा कि अलग, जैसे इलाहाबाद जोन का देखेंगे आप तो यहाँ की मेरिट हाई जाएगी। इसके पीछे कारण है कि यहाँ पे लड़कों ने, जो बच्चे थे उन्होंने वहाँ पर प्रेजेंटिंग भी अच्छी खासी रही। कुल टोटल मान के चलिए कि 40% बच्चे ऐसे हैं जो एग्जाम में क्या हो रहे हैं, उपस्थित हो रहे हैं, और वो उपस्थित 40% हो रहे हैं। अगर जैसे मान के चले कि 1,15,00,000 के आसपास बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए हैं, तो 40% बच्चे आ रहे हैं, तो लगभग अगर देखा जाए तो 48 से 50 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देंगे, पूरा ओवरऑल मैं बता रहा हूँ। और उनमें से भी 48 से 50 लाख एग्जाम देंगे, तो उनमें से भी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो करीब 20 लाख के आसपास है। बाकी 28 लाख तो वैसे हैं जो पढ़ने वाले नहीं हैं, वो एग्जाम बस देने जा रहे हैं। वही जो मैंने कहा ना कि एनालिसिस करवाया तो कितने क्वेश्चन किए, 100 क्वेश्चन, याद क्वेश्चन एक भी नहीं, कोई 90 क्वेश्चन, कोई 95 क्वेश्चन, ऐसे अटेम्प्ट कर रहे हैं, 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। जिनको पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना नहीं, जब सब अंधेरा घरे में ढिल्ला मारना है तो वो पूरा 100 क्वेश्चन अपना सॉल्व कर रहे हैं। तो वही अब वो 28 लाख के आसपास, लड़ाई 20 लाख लोगों में है। तो 20 लाख लोगों में मुझे उम्मीद है कि जिस प्रकार से सवाल आ रहे हैं, देखिए वो भी कैटेगरी रहेगा कि जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, 5 कैटेगरियाँ बनेगी इसमें हर जोन में। और वो भी अलग अलग जोन की अलग अलग मेरिट जाएगी, मैंने ये बता दिया है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करेगा, और उसके बाद वहाँ पर कितने लोग लड़ रहे हैं, वहाँ पर कितने लोगों ने प्रेजेंट हुए हैं एग्जाम में, वो डिपेंड करेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो बंदा अगर जनरल कैटेगरी में है, अगर 65 क्वेश्चन प्लस हो गया, 65 प्लस, तो मान के चलिए कि 90% चांस है मेरा कि वो सिलेक्ट होगा, अगर 65 अगर जनरल में कैटेगरी में है तो। और ओबीसी कैटेगरी में अगर 60 प्लस है तो 90% इसका भी चांस है कि वो सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने ऐसा देखा है, क्योंकि अब तो उम्र ही इसी में गुजरा है, सिर्फ एग्जाम को देने में और मेरिट कट ऑफ इस सबको निर्धारित करने में, तो इतना तो एक्सपीरियंस है। अगर कोई एससी कैटेगरी में हो तो 55 पे जाएगा, और एसटी कैटेगरी में तो 50 से ऊपर जाएगा नहीं, एसटी कैटेगरी का 50 से ऊपर नहीं जाएगा। इसमें बचेगा ईडब्ल्यूएस, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का 60 के आसपास उम्मीद है कि मेरिट रहेगा। 60 प्लस जो कर लेगा, मुझे उम्मीद है कि बहुत चांस, 90% मैं बता रहा हूँ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो 60 प्लस हो जाएंगे।
और एससी में 55 प्लस, जो मतलब 55 प्लस जिसका हो जाएगा तो उसका चांस है कि वो भी सिलेक्ट हो जाएगा। और एसटी में तो 50 से नीचे भी जा सकता है मेरिट, उसमें नो डाउट। और फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें एग्जाम में, तो देखिए टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में करने के लिए क्या है कि टोटल आपको 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। शुरुआत में बच्चों को टाइम लेने के लिए ग्रुप डी वाले क्या करते हैं, ये ग्रुप डी तो एग्जाम करा नहीं रहा है, इसको कराने वाला जो है वो संस्था है टीसीएस वो संस्था है जो एग्जाम ये संस्था करा रही है। वो टीसीएस बच्चों को टाइम लेने के लिए क्या करती है, शुरू में ही जैसे शुरुआत के जो 50 क्वेश्चन है उसमें 15-20 क्वेश्चन ऐसे डाल देगी, 10-15 क्वेश्चन मान लेते हैं, ऐसे डाल देगी जो टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा बड़ा होगा, लेंदी होगा। बच्चे क्या करेंगे, लगेगा कि सवाल तो आसान है, उसको करने के चक्कर में, एक सवाल के चक्कर में 7 से 8 मिनट चला जाएगा। जैसे सीटिंग अरेंजमेंट शुरू में दे देगा, रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट आपको शुरू में दे देगा, या कोनो ऐसा मैथ होगा जो रहेगा आसान ही लेकिन वो थोड़ा लंबा रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपको शुरुआत में दे दिया तो आप उसी में फंस गए, इसका मतलब 50 क्वेश्चन करते करते आपका करीब 70 से 75 मिनट चला जाएगा। और आपके बाद में जो 50 क्वेश्चन बचे और उसमें इजी क्वेश्चन थे, लास्ट वाले में जो 50 क्वेश्चन तो वो इजी क्वेश्चन थे और आपके पास टाइम 20 मिनट। अब वहाँ पर आप टाइम मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए क्या करेंगे आप कि आप शुरू में ही जब एग्जाम में आए तो शुरुआत के 50 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लास्ट के 50 क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कीजिए। उस 50 क्वेश्चन को जैसे ही अटेम्प्ट करेंगे लास्ट वाले, तो उसमें सरल क्वेश्चन आपने पूरा अच्छे से कर लिया। फिर उसके बाद लास्ट के जो टाइम बचेंगे आपके पास, तो उसमें आप शुरुआत से क्वेश्चन करने शुरू कीजिए। इस तरीके से आप टाइम को एग्जाम में चाहे तो मैनेज कर सकते हैं। पहले न्यूमेरिकल से अच्छा है कि पहले आप वन लाइनर जीएस ये सब जो है, साइंस जीएस इसको पहले कर लीजिए, फिर रीजनिंग कर लीजिए, फिर मैथ कीजिए। या बहुत लोगों को तो मैथ आसान लग रहा है तो मैथ कर रहे हैं पहले, फिर रीजनिंग कर रहे हैं। जीएस थोड़ा टफ आ रहा है क्योंकि जैसे जैसे अब देखिए फेज जैसे जैसे दिन बीतेंगे, फेज जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्वेश्चंस में थोड़ा सा जो जीएस का जो लेवल होगा ये थोड़ा सा बढ़ता चला जाएगा। जैसे कल मैंने एक देखा क्वेश्चन पूछ लिया था जियोग्राफी में कि ITCZ का फुल फॉर्म पूछ लिया था। अब ये जो जियोग्राफी, अब चूंकि मैंने तो जियोग्राफी को एकदम ऑप्शनल के रूप में याद किया है तो मेरे लिए तो आसान है ये। अब लेकिन जो बच्चा नए हैं ग्रुप बी में वो थोड़ी समझेंगे कि ITCZ क्या होता है, वो उसका फुल फॉर्म पूछा था इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। अब ये वन डे एग्जाम वाले बच्चे नहीं कर पाएंगे, तो अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने लगे। अब ये लेवल जो है ये बढ़ रहा है अब जीएस का, जिस हिसाब से देख रहे हैं क्वेश्चन। फिर उसके बाद कैसे अटेम्प्ट करें 75 क्वेश्चन, तो ये मैंने आपको बता दिया कि पहले शुरुआत में 50 आप करें, फिर उसके बाद के 50 करें। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बचे समय में अब क्या करें, हम क्या पढ़ें, तो बचे हुए समय में मैंने आपको पहले ही कर दिया है कि बचे हुए समय में आप लोग जो जिस टीचर से ऑनलाइन पढ़े होंगे या जिस बुक से आप लोगों ने सवाल किया होगा उसी बुक का आप लोग प्रयास उसी बुक से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए सवालों का, रीजनिंग्स का, या जिस टीचर से आप लोगों ने पढ़ा यूट्यूब पे ऑनलाइन पे उसका ही प्रैक्टिस कीजिए। तो इससे आप यही आप कर सकते हैं। और आप बाकी दिनों में नया कोई चैप्टर मत उठाइएगा, नई चीज़ें मत पढ़िएगा, अन्यथा आप एग्जाम में 100% मेरा ये आपको गारंटी है कि आप आप क्या होंगे, अनक्वालिफाइड होंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। तो इतनी कुछ बातें थी जिसको मैंने आपको बता दिया है कट ऑफ कितना जाने वाला है। और जो मैंने बताया है लगभग उसी के आसपास मेरिट रहेगा, वो भी जैसे गोरखपुर का है जिसका मेरिट हमेशा से डाउन जाता है तो अभी मेरिट डाउन जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को जो लोग जुड़े रहे हमसे धन्यवाद सभी को और बाय।